हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग वेजेस क्या होता है, साथ ही साथ इसमें हम लोग सैलरी क्या होता है वो भी देख लेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस होता है वेज और सैलरी में, ठीक है। साथ ही साथ इंसेंटिव किसको बोलते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स किसको बोलते हैं, इसी को हम लोग बहुत बार पर्क्स भी बोलते हैं, बहुत जगह पर्क भी बोला जाता है। फिर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या क्या होता है सो देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए है क्या ना, ये सब ना हम लोग का एग्जाम में पूछता है, हम लोग का यूजीसी रेट एग्जाम में पूछता है और ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा ठीक से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं हम लोग क्या कंपनसेशन किसको बोलते हैं। कंपनसेशन बोलने का सीधा मतलब होता है कि जब कोई कंपनी अपना वर्कर लोग को किसी भी प्रकार का, ठीक है, किसी भी प्रकार का, चाहे मॉनेटरी बेनिफिट दे, चाहे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दे, चाहे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दे, वो सारा का सारा चीज क्या कहलाता है, वो सारा का सारा चीज कहलाता है कंपनसेशन। क्यों देता है? दोस्तों काम के बदले में। कब वर्कर बेचारा मेहनत करके अपना अपना काम देता है, उसके बदले में हम लोग उसको पैसा देते हैं। सिंपल सा बेसिक लॉजिक है, इसमें क्या जानना, ये तो भाई सबको पता है। तो कंपनसेशन का मतलब तो वही है। तो कंपनसेशन बस याद रखिए क्या, कंपनसेशन रेफर्स टू ऑल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिटर्न्स गिवन टू एम्प्लॉयज फॉर देयर वर्क। जो काम जो दिया उसके बदले में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों होता है, ठीक है। हाँ, ध्यान रखिए कंपनसेशन में दोनों आता है, फाइनेंशियल यानी कि मॉनेटरी और नॉन फाइनेंशियल यानी कि नॉन मॉनेटरी, ठीक है। दोनों दोनों चीज एक कंपनी अपना वर्कर को पे करने का काम करती है। अब देखिए यहाँ से देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनसेशन। सबसे पहला क्या है, वेजेस। वेजेस जो होता है, जो वेजेस जो होता है ना, ये समझ लीजिए हम लोग एक प्रकार से ब्लू कॉलर वर्कर लोग को देते हैं, यानी कि छोटा वर्कर लोग को देते हैं। ब्लू ब्लू कॉलर वर्कर या बोले मैनुअल लेबर लोग को, यूजुअली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आवर्स वर्क और यूनिट प्रोड्यूस। जैसे कि ये लोग होता है ना कि जो ब्लू कॉलर, देखिए ये जो ब्लू कॉलर जॉब सब होता है ना, ये क्या कि छोटा मोटा जॉब सब होता नहीं है। माल को अपलोड करना, उसके बाद उसको सामान को चढ़ाना उतारना, या एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाना, या कोई आवर बेसिस पे बुला ले कि भाई तुम ये काम कर दो, उसके बदले में इतना पैसा ले लेना, ये सब किस में आता है आपका, आपका आता है सब ब्लू कॉलर जॉब में। समझ में आया? तो ये क्या है आपका एक प्रकार से वेजेस है। नेचर वेरिएबल है, भाई काम के हिसाब से पैसा उसमें मिलता है, जितना ज्यादा काम उतना जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा पैसा, जितना कम काम उतना कम पैसा। ये आप देखे होंगे बहुत सारा मिल जाता है, ठीक है। पेमेंट साइकिल ऑब्वियसली लोग अगर ऐसा वर्कर को जब हम लोग हायर करते हैं, या तो उसको डेली देंगे, या उसको वीकली देंगे, या तो फिर फोर्टनाइटली, या फिर जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट बने, जैसा वो डिमांड करे, ठीक है। और अगर वन टाइम के लिए होंगे तो वन टाइम में भी पेमेंट खत्म करेंगे, ठीक। अब जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल भेजा है, ए वर्कर इन टाटा स्टील फैक्ट्री बीइंग पेड फॉर 8 आवर्स फॉर लेबर। और वैसे बात है कोई एक वर्कर है, ये प्राइवेट समझ लीजिए, कोई प्राइवेट मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट पे कोई वर्कर आया है जो 8 घंटा मेहनत करता है, उसके साथ उसको सैलरी मिलता है। ये मत सोचिएगा कि सरकारी कंपनी प्राइवेट में मतलब क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर नहीं रखती है। सरकारी कंपनी होने का मतलब ये नहीं कि आपको आपका जो आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपको परमानेंट है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपका गवर्नमेंट कंपनी भी टेम्पररी वर्कर को हायर करती है। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आपको परमानेंट वर्कर ही हो। गवर्नमेंट कंपनी भी टेम्पररी वर्कर को हायर करती है, और जितना वो काम करेगा उसी के हिसाब से उसका सैलरी पे करती है। तो उन सब को क्या बोलते हैं हम लोग, एक प्रकार से वेजेस। वेजेस समझिए थोड़ा सा लोअर लेवल तक का वर्कर के लिए, जो आपको परमानेंट नहीं है, ठीक है, आपको वो टेम्पररी वर्कर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आवर के बेसिस से पैसा दे रहे हैं, जितना वो काम कर रहा है उसी के आधार पे दे रहे हैं। समझ में आया? तो ये होता है सिंपल बोलने का, वेज बोलने का मतलब। सैलरी आ जाइए। सैलरी क्या फिक्स अमाउंट है, जो हम लोग जनरली व्हाइट कॉलर बोलिए चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय को दिया जाता है। किसको? व्हाइट कॉलर या तो एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय सबको, जो आपको समझने के प्रकार से आपका परमानेंट एम्प्लॉय है या सीनियर एम्प्लॉय है, समझ में? फॉर देयर प्रोफेशनल सर्विस, इसमें सीनियर सब आएगा आपका, जो परमानेंट एम्प्लॉय सब है वो सब यहाँ पर आने का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या फिक्स है, बोले ना फिक्स है, रिमेन कॉन्स्टेंट रिगार्डलेस ऑफ आवर, ठीक। यहाँ पर आपका जो वर्कर लोग है फिक्स वर्कर है, और यहाँ पर वो कितनों घंटा काम कितनों घंटा करे उसको, ऐसा नहीं है कि कंपनी सब में टाइम आवर पे नहीं चलता है, दोनों चलता है, लेकिन भाई उसका उसका फिक्स रहता है कि भाई 8 घंटा में खटना है। वो घंटा 8 घंटा कुछ करे चना करे बैठा भी रहे, उसको सैलरी देना ही पड़ता है अगर वो आ गया तो। जनरली क्या होता है, जो प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्ट पर वर्कर लोग आता है ना, ये लोग से थोड़ा ज्यादा काम करवाया जाता है, कम पैसा भी दिया जाता है और काम भी ज्यादा करवाया जाता है, ठीक है। तो छोटा सा डिफरेंस है ये, और कुछ नहीं। पेमेंट साइकिल हम ऑब्वियसली मंथली चलता है, ठीक है। या मार्केटिंग मैनेजर ऑफ रिलायंस। अब ये मत समझ लीजिए कि ऐसा मत समझिए सैलरी में केवल आपका मैनेजर का पोस्ट आता है, नहीं, ऐसा नहीं। बात को समझिए बच्चों, सैलरी खाली बोलने का मतलब है ना कि वो फिक्स अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है, यानी कि उस वर्कर को आपको हर हाल में पेमेंट करना पड़ेगा। आपको परमानेंट वर्कर को ही हम लोग
व्हाइट कॉलर समझ लीजिए, आपको परमानेंट जो वर्कर है उसको हम लोग ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, टेम्पररी बेसिस पेमेंट ऐसा नहीं कर सकते कि भाई जब मर्ज वीकली इस टाइप से नहीं। परमानेंट वर्कर जो है उसका भाई श्योर है उसको मंथली पेमेंट होगा, समझ। और उसका भले 8 घंटा का उसका भी ड्यूटी होगा, लेकिन अब वो 8 घंटा में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं भी करेगा, अगर वो सिंपली आगे बैठ भी गया, प्रेजेंट चढ़ गया, तभी उसको पेमेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, वो पूरा गवर्नमेंट का जितना भी फैसिलिटी हो, जितना भी गवर्नमेंट का फैसिलिटी होता है ना, वो सारा एंजॉय करता है, सैलरी जिसको मिल रहा होता है। छोटा सा डिफरेंस ये था। तो उतना डिटेल में उसको नहीं पूछेगा, बस याद रखिएगा वेजेस और सैलरी। ज्यादा अधिकतर इंपॉर्टेंट चीज आपको कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। देखिए कंपोनेंट ऑफ पे स्ट्रक्चर, कंपोनेंट ऑफ पे स्ट्रक्चर देखिए यहाँ से आता है। अब इसमें क्या क्या था आपका, एक होगा आपका, इसको देख लीजिए, एक है आपका बेसिक पे। ठीक है, आपका पेमेंट स्ट्रक्चर में जो आप इसको बोलिए सैलरी या फिर बोलिए वेजेस, ठीक है, या इसी को समझ लीजिए कंपनसेशन, एक प्रकार से तीनों सही अपने जगह में। ठीक है, अब जो डिफरेंस है उसको डिफरेंस की तरह मत देखिए, आप सीधा देखिए सैलरी या बोलिए वेजेस। चलिए सैलरी लेके चलते हैं। तो इसका जो कुछ कंपोनेंट है, कंपोनेंट क्या इसमें, इस कंपोनेंट में एक होता है, इसको बोलते हैं क्या, बेसिक पे। बेसिक पे उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग को अलाउंस ऐड नहीं रहता है। वो समझिए आपका नॉर्मल बेसिक पे, उसमें कुछ भी एडेड नहीं है, वो प्योर समझिए नॉर्मल पर डे के हिसाब से भी रहता है किसी किसी का, और मंथ के हिसाब से उसी के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो बेसिक पे में किसी प्रकार का अलाउंस नहीं होता, फिर बाद में अलग अलग अलाउंस जुड़ता है। ठीक है, पर इसीलिए देखिए सैलरी लिखा था कैसे, आपका बेसिक प्लस और भी जो अलाउंस है वो, तो हो गया बेसिक। उसके बाद अलाउंस के बाद फिर क्या क्या अलाउंस आ सकता है, एक सबसे नामी क्या है आपका डियरनेस अलाउंस, फिर आपका क्या दूसरा HRA हाउस रेंट अलाउंस, फिर क्या है टीए यानी ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है, टीए डीए आप सुनो, बहुत बार सुनो टीए डीए सब सुनोगे। टीए मींस क्या, ट्रैवलिंग अलाउंस, डीए मींस व्हाट, डियरनेस अलाउंस। ठीक है, बेसिक पे और डीए हर वर्कर को मिलता है, अगर उसको परमानेंट वर्कर है किसी कंपनी का, सैलरी को लेकर परमानेंट वर्कर की बात कर रहे हैं। बेसिक पे और अलाउंस खास कर ये डीए हर वर्कर को मिलेगा। इधर मिलना HRA और आपका टीए डीए, मतलब सॉरी डीए बोलते हैं, टीए यानी कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, उसका काम पर निर्भर करता है कि उसको टीए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, HRA मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस टाइप से। तो ना बहुत बार क्या होता है HRA नहीं मिलता है क्योंकि कंपनी क्वार्टर अलाउट कर देती है। ठीक है, कंपनी क्वार्टर अलाउट मतलब हाउस होम घर अलाउट कर देती है, उस केस में HRA नहीं मिलता है, और उसका काम अगर ट्रैवलिंग वाला नहीं है तो उसको टीए भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जनरली अधिकतर वर्कर लोग को क्या मिलता है, बेसिक प्लस डी, मैक्सिमम वर्कर लोग ये दोनों मिलता है। हाँ, किसी का काम ही वैसा है बैठ के तो फिर उसको सब कुछ मिल सकता है, और उसका भाग दौड़ वाला काम है उसको फिर HRA भी मिल सकता है, या उसको रेंट में रह रहा होगा तो फिर वहां पर दूसरा मिलेगा, या फिर टीए। ठीक है, अधिकतर काम दौड़ भाग वाला कौन सा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में बात करेगा, पुलिस पुलिस लोग वो लोग को देखिएगा जीप में तो इधर तो घूमते रहता है, तो जीप में बोलिए चाहे जो भी हो, उसमें क्या ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, समझ में। फिर एक होता है क्या परक्विजिट, जो हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में पर्क्स। ये क्या हम लोग नॉन कैश बेनिफिट्स लाइक कंपनी कार, फ्री हाउसिंग और मेडिकल फैसिलिटीज। कहीं भी काम कीजिएगा तो देखिएगा मेडिकल फैसिलिटी और गाड़ी का सुविधा, और कोई कोई आपको मेडिकल को सुविधा भी देता है। ये सब किसमें आता है आपका परक्विजिट, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। बस ये क्या था, कंपोनेंट था, तो अभी शॉर्ट में आपको जाना जरूरी था, ओवरऑल छोटा सा चीज था। तो भाई किसी भी सैलरी में तीन चार चीज आपको दो देखने को मिलेगा। वो क्या है आपका, एक उसका बेसिक सैलरी। ठीक है, बहुत लोग बोलेगा भाई मेरा बेसिक इतना है, बेसिक बोलने का मतलब उसमें कोई भी प्रकार का अलाउंस से जुड़ा हुआ है। बेसिक प्लस डीए प्लस HRA, और अगर किसी को मिल रहा होगा तो फिर टीए, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस। ये अधिकतर लोगों को क्या मिलेगा, बेसिक प्लस डीए। आप बोला हो सकता है अलग अलग क्यों किया गया, खासकर अलग अलग करे कारण बच्चों के बेसिक, जो डीए जो होता है ना, डेयरनेस अलाउंस, एक्चुअली जो इन्फ्लेशन आता है ना उसको एडजस्टमेंट के लिए दिया जाता है। आगे नीचे डिटेल में टेंशन समझिए, अभी तक बस समझिए कि भाई ये सब कंपोनेंट है सैलरी का। अब देखिए, अब टाइप्स ऑफ सैलरी देखिए, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेजेस और उसका सैलरी जो होता है वो देखिए। सबसे पहला क्या है, नॉमिनल वेजेस। नॉमिनल वेजेस में क्या होता है हम लोग का, भाई उसमें हम लोग इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते हैं, सिंपली जो उतना कमाया उतना दे दिए। ठीक है, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी इज रिसीव बाय द वर्कर, जिस जो उसका था उसको पे किए किसी प्रकार का, उसको हम लोग उसका इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते नहीं दे रहे हैं। तो मैं रियल वेजेस में होता है क्या, परचेसिंग पावर ऑफ वेजेस इंडिकेटिंग हाउ मेनी गुड्स एंड सर्विस कैन बी बॉट विद अ वेज आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। इस तरह का जो वेजेस आता है भाई, इसमें हम लोग इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के देते हैं। इस तरह जो सैलरी देंगे इसमें इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के देते हैं भाई, कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए तुम्हारा सैलरी इतना होगा, और इसमें हम लोग इन्फ्लेशन को साइड कर देते हैं नॉमिनल वेजेस में। ठीक है, याद रखिएगा, ये वर्ड आप पहले ही बहुत बार सुने होंगे बच्चों, नॉमिनल वर्ड और रियल वर्ड आप बहुत बार सुने होंगे। नॉमिनल और रियल वर्ड भी आप बहुत बार सुने होंगे, इकोनॉमिक्स में सुने होंगे खासकर,
क्लास 11-12 में याद कीजिए, खासकर 12 में मैक्रो इकोनॉमिक्स में नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी आते हैं, कुछ कीजिए। तो जो हाँ मतलब था ना कि यहाँ पर इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होगा, इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट होगा, बस इतना ही मतलब है। और खासकर अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से 3 तरह का जो वेजेस है ना, ये बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला ये मिनिमम वेजेस, किसको बोलते हैं मिनिमम वेजेस? मिनिमम वेजेस आपका लोवेस्ट वेजेस है, उसको फिक्स करता है कौन? लॉ। ये जो मिनिमम वेजेस है ना, ये समझिए आपका फिक्स्ड वेज है। सो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा भाई कि मिनिमम इतना आपको किसी भी वर्कर को देना पड़ेगा। भाई ये क्या है? आपका बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ में आता है, ठीक है। तो ये मिनिमम वेजेस उसको बोलते हैं। ये आपका अलग अलग एक्ट भी है जिसके साथ वो रेगुलेट होता है कि किसमें जो काम करेगा उसका सैलरी कितना रहेगा। सो ठीक है, और अलग से तो एक लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्ट है ही। तो उसके बाद आता है आपका मिनिमम वेजेस के बाद आता है कि आपका आता है फेयर वेजेस। फेयर वेजेस आपका मिनिमम वेज से ज्यादा होता है, बट कम होता है आपका लिविंग वेजेस से। समझ? फेयर वेजेस क्या है? आपका आपका ज्यादा होता है किससे? मिनिमम वेज से, जो ऊपर पढ़े ये वाला पार्ट, और कम होता है किससे? आपका लिविंग वेज से, ये बीच में आता है। समझ? फिर आता है क्या आपका फाइनल लिविंग वेजेस। लिविंग वेजेस क्या है? आपका सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ, ये आपका लिविंग वेजेस जो है आपका समझ लीजिए हाईएस्ट सैलरी है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सैलरी है। इसमें आपको डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें आपका हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक कंफर्ट्स ऑफ द वर्कर एंड देयर फैमिली सब कंसिडर होता है। तो जब रैंकिंग किया जाए भाई कि कैसे सबसे ज्यादा सैलरी किसमें किसमें मिलता है, सबसे कम किसमें मिलता है, तो सबसे पहले क्या होता है? मिनिमम वेजेस, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फेयर वेजेस इससे ज्यादा बट लिविंग वेज से कम, और लास्ट में क्या है? आपका लिविंग वेज, जो आपका हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सैलरी या वेजेस बोलिए। समझ में आया? तो ये था बच्चों अभी तक का सैलरी वाला से रिलेटेड। याद रखिएगा टाइप्स ऑफ जो सैलरी बताया ना, खासकर ये आपका मिनिमम वेजेस, फेयर वेजेस और लिविंग वेजेस इंपॉर्टेंट है। और जो स्ट्रक्चर बताएं उसको याद रखिएगा, बेसिक प्लस डीए। ये आपका, आप कहीं भी बातचीत कीजिएगा तो आपको सुनने को मिलेगा, बेसिक, टीए, डीए, ये सब आपको सुनने में मिलेगा। अब बात करते हैं भाई कि इंसेंटिव्स किसको बोलते हैं। देखिए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम लोग का जो चैप्टर है ना, जो जो पूरा जो चैप्टर है, सब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, आर परफॉर्म लिंक रिवॉर्ड गिवन टू एम्प्लॉयज टू मोटिवेट देम टू एक्सीड देयर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस लेवल। सीधे सीधे बोलने का मतलब क्या भाई कि जो जो इंसेंटिव है वो लोग का परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको मिलेगा। ज्यादा तो ज्यादा परफॉर्मेंस तो ज्यादा पैसा, कम परफॉर्मेंस तो कम पैसा, कम इंसेंटिव। तो देखा जाए अनलाइक सैलरी विच इज फिक्स, सैलरी क्या आपका फिक्स टाइप से था, 8 घंटा करने पे इतना है, 10 घंटा करने पे इतना, वो फिक्स टाइप से है। ठीक है। अब इसमें क्या है, वेजेस और सैलरी का डिफरेंस बता दिए। सैलरी क्या आपका फिक्स टाइप है, इसको आपको वर्कर को देना ही पड़ेगा अगर वो 8 घंटा खट रहा है तो। और सैलरी क्या जो फिक्स होता है, इंसेंटिव क्या वेरिएबल डिपेंड अपॉन इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज, इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ पे फॉर परफॉर्मेंस। ये सीधा सीधा सा है भाई कि इंसेंटिव आपका सैलरी से थोड़ा हटके रहता है, वो उससे उतना करने के बाद वो अलग से और मिलता है इंसेंटिव बहुत बार। देखिए इंसेंटिव क्या होता है ना, इंसेंटिव जनरली एक वर्कर को भी मिल सकता है, बहुत सारे वर्कर को भी जनरली मिलता है, प्रसाद की तरह बढ़ता है। देखिए इंसेंटिव जनरली कैसे मिलेगा समझिए, किसी एक वर्कर को उठा के इंसेंटिव बहुत रेयर में मिलता है, किसी खासी का मतलब ऐसा कंपनी जो हर एक वर्कर पे ध्यान रखे तब वो मिलेगा, वरना वो नहीं मिलता है उस तरह से। जनरली कैसे मिलता है, मान लीजिए ये हम लोग का कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। अब इसका कोई ब्रांच होगा, अलग अलग ब्रांच है, मान लीजिए सीसीएल ब्रांच है। सीसीएल ब्रांच टारगेट सेट किए भाई हम लोग एक साल में 1,000 टन, मान लीजिए जस्ट उदाहरण के तौर पे 1,000 टन कोयला का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। अब 1,000 टन का कोयला प्रोडक्शन करेंगे कितना में, एक साल में था। अब ये लोग क्या कि एक साल में 1,500 का प्रोडक्शन कर दी, 500 सीधा मतलब समझ लीजिए 50% ज्यादा कर दी। तो इस केस में क्या होता है ना, कंपनी खुश होकर के, सीसीएल कंपनी खुश होकर के, भाई कि तुम लोग 1,000 का टारगेट था तो लोग 150 ले गया। तो इस खुशी में फिर लोग क्या होता है, इन लोग को इस खुशी में इंसेंटिव बढ़ता है, तो तुम लोग का परफॉर्मेंस अच्छा था। तो वो केवल एक एम्प्लॉय को नहीं मिलता, वो पूरा का पूरा सभी एम्प्लॉय को मिलता है। पर मैं वो पूरा का पूरा सभी एम्प्लॉय को मिलता है। एक एम्प्लॉय को तब मिल पाएगा ना बच्चों, अगर उसको आप पीस हर एक वर्कर को आप इंडिविजुअली अगर देख रहे हो तो, तब वो उसका करने के लिए तो भाई उसको फिर पीस रेट सिस्टम में लाना पड़ेगा भाई। चलो पीस रेट सिस्टम में आना पड़ेगा, या प्रोडक्ट वाइज जो प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से आना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक ऐसा नहीं मिल सकता, मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। कोई एक वर्कर अगर ज्यादा काम कर रहा है और कंपनी उस पर ध्यान दे रही है, तो भाई इसका प्रोडक्ट इफिशिएंसी ज्यादा है तो उसको ज्यादा उसको इंसेंटिव मिलेगा। तो ये है आपका इंसेंटिव बोलने का मतलब। तो आपको जो बस ध्यान में रखना हुई है, इंसेंटिव मिलता है किस पे भाई, प्रोडक्टिविटी का या इफिशिएंसी के आधार पे।
ठीक है, जितना ज्यादा काम जितना तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा, उतना तुम्हारा पे ज्यादा ज्यादा रहेगा, यानी कि इंसेंटिव ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा था। वो परफॉर्मेंस के आधार पे मिलता है इंसेंटिव, ज्यादा अच्छा काम करोगे तो ज्यादा सैलरी मिलेगा, कम करोगे तो फिर इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ये था। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेंटिव, अब इंसेंटिव को मेरे दो भाग में बांटा गया है। एक क्या है आपका फाइनेंशियल, देखिए मॉनेटरी वाला। जैसे क्या, अब इसमें देखिए ये बच्चा लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होता है। एक देख लीजिए क्या होता है फाइनेंशियल में इंसेंटिव के तौर पे, एक होता है बोनस। बोनस क्या होता है कि बोनस आपका एक्स्ट्रा पेमेंट होता है, वो सैलरीज के अबव मिलता है। ठीक है, सैलरी के अबव मिलता है, गिवन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स और फॉर हायर प्रॉफिट्स। बोनस को जोड़ने का आपका मान लीजिए कोई जॉइनिंग कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता अभी बोनस मिलेगा नहीं। बोनस ऐसा समझ लीजिए 12 महीने का आपका जैसे साल होता है सैलरी होता है ना, तो बोनस आपको समझ लीजिए 1 महीने का एक्स्ट्रा सैलरी है, ऐसा समझिए। बोनस जो होता है वो प्रॉफिट नहीं भी, प्रॉफिट ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं होने पे मिलेगा, पर बोनस जो है ना उसका उसका मेन लिंक ऐसा नहीं कि ज्यादा देखिए बोनस एक पूरा का एक्ट ही है। बोनस में समझ लीजिए, ऐसा समझिए बोनस ना इंसान को जनरली फेस्टिवल सीजन में मिलता है। ठीक है, हम लोग का इंडियन कल्चर में बोनस मेनली दिवाली में मिलता है। ठीक है, बोनस जो है मेनली दिवाली के टाइम दिया जाता है। इसमें होता क्या है कि बोनस बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है। जनरली समझिए आपको 12 महीने का सैलरी मिल रहा है, ये आपको अब एन एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये परफॉर्मेंस रिलेटेड नहीं है। ये जनरली आपका परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं है बोनस। ये आप ये देखिए अलग अलग कंपनी ना अलग अलग टाइप से बोनस बांटती है। देखिए रियलिटी यही है। अलग होता क्या है ना, बात को समझिए, दिक्कत क्या होता है, अलग अलग कंपनी अलग अलग के हिसाब से बोनस बांटती है। जैसे बात कीजिएगा कोल अलग अलग ब्रांच में, जैसे कोल इंडिया का बात करते हैं। ठीक है, कोल इंडिया अपना क्या करते हैं, वो प्रसाद की तरह बांटती है। चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, सबको समान बोनस, एक जैसा बोनस मिलेगा। अगर उस डिसाइड की सबको 1 लाख बोनस मिलेगा, ठीक है, 1 लाख अगर बोनस मिलेगा तो उसमें सबको 1 लाख ही मिलेगा। एक जो एक्स्ट्रा हो गया, सबको 1 लाख मिलेगा, चाहे वो कितनों सीनियर पर्सन हो चाहे कितनों वो जूनियर पर्सन हो, सबको 1 लाख प्रसाद की तरह। ठीक है, कोई कोई कंपनी बांटती है कैसे, कोई कोई कंपनी बोनस बांटती है भाई वर्कर का रैंक की तरह। वर्कर का रैंक की तरह, सीनियर का रैंक हायर है तो उसको ज्यादा बोनस, ठीक है, उसको बोनस ज्यादा मिलेगा। जूनियर का रैंक कम होता है तो उसको बोनस कम मिलेगा। इस टाइप से तो बोनस क्या है ना अलग टाइप से बढ़ता है। ठीक है, अब वैसे प्रॉफिट होने पे ही बटेगा, ये तो कॉमन सा चीज है। ठीक, फिर कमीशन किसको बोलते हैं। ठीक है, कमीशन जो होता है वो अलग चीज हो गया। कमीशन आपका सेल्स ऑन जॉब, परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू। कमीशन एक्स्ट्रा काम करने पे मिलता है, नॉर्मल काम से अबव जब कीजिएगा तो वो होता है इंसेंटिव की तरह ही समझ लीजिए, आपका कमीशन भी है। ठीक है, अब कमीशन वर्ड जनरली ना देख, हाँ, जो इंसेंटिव वर्ड है वो ये जो इंसेंटिव वर्ड है ये प्रॉपरली क्या है आपका कंपनी में, बड़ा बड़ा कंपनी में इन सब पे वो सूट करता है। कमीशन वर्ड जो होता है ना, ये आपका जो ट्रैवलिंग वाला काम करता है ना, ट्रैवलिंग वाला काम अगर उसका होगा उस पर ज्यादा कमीशन वाला वर्ड आता है। ठीक है, जैसे कैसे देखिए कमीशन वर्ड कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, दो चार एग्जांपल देते हैं। जनरली टारगेट वाइज, टारगेट मैनेजर को टारगेट टुरगेट मिले ना उसके आधार पे होता है। जब मैनेजर को हो चाहे वर्कर को हो, दोनों का, मान लीजिए दोनों को भाई किसी को क्या बोलते हैं, कोई चीज बात बात करते हैं, बिस्किट का टारगेट रखते हैं। किसी को भाई बिस्किट का टारगेट दिया गया कि तुमको इस मंथ में 20 लाख का बिस्किट सेल करना है। अच्छा आप ये मत सोचो 20 लाख का बिस्किट कोई सेल कर पाएगा, अरे एकदम कर देगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप जब मिलता है ना तो लाखों का माल ऐसे ही निकलता है, उसका टेंशन मत लो, वो बहुत ईजिली है, एकदम से भी ईजी नहीं है मतलब, बट दिक्कत भी नहीं है। तो टारगेट सेट ऐसे होता है कि भाई कि अगर आप 20 लाख तक सेल कर दिए, ठीक है, तो ये तो आपको जो सैलरी मिलता है सो तो मिलेगा ही, तो आपको नॉर्मल टारगेट है क्या, उसी के हिसाब से फिर बाद में आपका प्रमोशन देखा जाएगा, अगर आप टारगेट पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, नहीं कर पाइएगा तो आपका प्रमोशन रुकेगा, कर दीजिएगा तो प्रमोशन बढ़ेगा। तो ये तो 20 लाख तक आपका सैलरी से रिलेटेड चीज हो गया। ठीक है, अब अब कंपनी जो है टॉप में जो बैठा हुआ है उसको लगता है कि यार इसको थोड़ा सा लालच दो, तो लालच क्या बोला भाई कि चलिए 20 लाख तक जो बेचेगा उसमें तो आपको जो सैलरी मिलेगा मिलेगा। अब 20 लाख के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा बेचे ना, उस एक्स्ट्रा अमाउंट पे मान आपको चलिए हम 5% कमीशन दिए। अब सोच के देखिए क्या करेगा वो, 5% के लिए ज्यादा जाएगा, तो 5% बहुत बड़ा चीज है। सोच के देखिए अगर वो 20 लाख की जगह किसी तरह से मेहनत करके 5 लाख भी एक्स्ट्रा बेच दिया, तो 5 लाख का 5% के हिसाब से कितना हो जाएगा, सीधा 25,000 यही हो जाएगा, वो कमीशन। तो क्या कमीशन बहुत मैटर करता है। ठीक है, सैलरी से ज्यादा मिल जाएगा उसको अगर वो ध्यान दे पाया तो। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो जहाँ पर काम करते थे वो भी पूरा कमीशन बेस पे देता है, जमीन बिकवाइए। ठीक है, जो जमीन होता है ना कंस्ट्रक्शन पे, उसमें आप जमीन बेचवाइए,
जैसा जगह जमीन उतना भयंकर प्रॉफिट, एकदम भयंकर प्रॉफिट, थोड़ा मोड़ा नहीं, एकदम भयंकर कमीशन रहता है। एक डिसमिल जमीन मान लीजिए कोई महंगा जगह पे बेचवा दिए ना, इसका मान लीजिए लाखों करोड़ में रेट है। मान लीजिए कोई जमीन का रेट है इस टाइप से, बहुत महंगा जमीन है, मान लीजिए 10 लाख रुपए ऐसे डिसमिल है, 10 लाख रुपए पर डिसमिल है, ठीक है। तो वहां पर आपको एक डिसमिल में नहीं तो नहीं कम से कम 70-80 हजार को दे देगा, आराम से दे देगा। तो सोचो एक डिसमिल बेचवाने पे ये कमीशन है। तो कमीशन क्या होता है बच्चों, अलग अलग जगह पे सूट करता है, ऐसा वर्ड है, ठीक है, काम के आधार पे। प्रॉफिट शेयरिंग, बहुत बार कंपनी प्रॉफिट शेयर करती है। अब देखो, अब कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग जब करती है तो बहुत अलग तरीके से करती है। बहुत बार या तो सीधा पैसा दे सकती है, डायरेक्ट पैसा कि भाई ठीक है ज्यादा प्रॉफिट हुआ तुम लोग को भी शेयर कर रहे हैं, या तो बहुत बार खुशी से खुश होकर के कुछ अलग अलग गिफ्ट के तौर पे दे देती है। जैसे कि कभी कभी चांदी का आपको घड़ी नहीं, कॉइन दे देगा, कॉइन, सॉरी घड़ी बोल दिया, कॉइन। या कभी कभी सीधा हाथ में पहनने वाला वॉच दे देता है, ठीक है, जैसे टाटा कंपनी दी थी अपने वर्कर लोग को। एक क्या है, स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, यानी जिसको हम लोग ESOP, आप ये वर्ड सुने होंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब इसमें क्या होता है ना, कंपनी का जो शेयर है ना, एम्प्लॉय को कम दाम में दिया जाता है। मान लीजिए मार्केट में शेयर का दाम 100 रुपये है, तो ESOP में क्या होगा भाई कि अपना जो कंपनी खुद का जो एम्प्लॉय है बोला भाई तुम लोग इसको क्या करो, तुम लोग इसको 50 रुपये में ले लो, क्योंकि तुम लोग अपना एम्प्लॉय है, और उसके बदले में वो, उसके बदले में वापस से काम करवाएगी, ऐसा तो नहीं देगी, ठीक है। उसको लगा कि भाई एम्प्लॉय छोड़ के कहाँ चला जाए, इसलिए ना वो ऐसा भी कर सकती है। तो भाई 100 का शेयर है ना, एक काम करो 50 रुपये में रख लो, ठीक है। तो ये क्या है, जो शेयर होता है उसको बोलो लोअर प्राइस में दे दिया जाता है। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में क्या क्या करते हैं, अब आएगा आपका नॉन फाइनेंशियल, यानी कि पैसा नहीं मिलेगा। तो क्या मिलता है भाई, जॉब सिक्योरिटी। आप यहाँ पर किसी एम्प्लॉय को जो टेम्पररी था उसको आप परमानेंट कर दीजिए, तो जॉब सिक्योर हो जाएगा, परमानेंट, वो खुश हो जाएगा भाई, मेहनत से काम करेगा। नहीं मेहनत से काम करेगा, परमानेंट होता ही और नखरा करेगा वो, ठीक है। रिकॉग्निशन दीजिए, उसको अवार्ड दीजिए, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, इससे क्या होता है एम्प्लॉय खुश होता है। करना कुछ नहीं, देखिए ये बहुत अच्छा तरीका है, ये सब क्या है, बहुत बार क्या होता है ना, बहुत सारे एम्प्लॉय को पैसा तो लोग कमा रहा है, ठीक है भाई, और जब वो स्टेज पर देखिए, बात होता है बच्चों की आप किस स्टेज पे हैं। जैसे जैसे आपको वो फुलफिल होता है ना, आपको वो डिजायर, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान जब पूरा हो जाता है तो आदमी को थोड़ा इज्जत चाहिए होता है भाई, फुल इज्जत, वो भी तो इज्जत चाहिए होता है। तो क्या है कि भाई कुछ करना नहीं है, अब उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड देना, करना कुछ नहीं भाई, 1000 रुपए का आरन थमा दीजिए, उतना में खुश, सबके सामने दिया गया, खासकर बोला कि भाई एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की ये बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट दिया है। उससे क्या होता है, वर्कर लोगों को थोड़ा ना अंदर से खुशी मिलता है, ठीक है। तो ये है रिकॉग्निशन। फिर प्रमोशन दे सकते हैं, मूविंग एन एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन विथ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। हाँ, आपको अगर सर प्रमोशन अगर दे रहे हैं तो अब वहां पर तो आप सैलरी बढ़ाइएगा ना, तो फिर वो मॉनिटरी हो जाएगा, फिर नॉन मॉनिटरी में कैसे है, कुछ जरूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा प्रमोशन होता है, बहुत सारे वर्कर लोगों को क्या होता है ना, काम सीखने का इच्छा होता है। बहुत बार वर्कर लोगों को क्या होता है कि ज्यादा काम सीखने का इच्छा होता है कि भाई कि हम कुछ सीखेंगे तो उसको भी अच्छा लगता है। बहुत सारा ऐसा वर्कर आपको जिंदगी में मिलेगा, बहुत सारा ऐसा भी मिलता है जो खा पी के सिर्फ सोने में बिलीव करता है भाई कि ठीक है ना, बाकी सब देख लेगा, ठीक है, बने रहो पगला, काम करेगा अगला, इस टाइप का भी लॉजिक सब कुछ देता है कंपनी में, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि बहुत बार मूविंग एन एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसा नहीं सिर्फ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे खुश हो जाएगा। होता है, ये सरकारी कंपनी में भी होता है, समझ सोचिएगा, ये गवर्नमेंट कंपनी में भी होता है। बहुत लोगों को भाई पैसा आप खरीद बढ़ा रहे हैं, आपको पोस्ट बढ़ा दे रहे हैं, तो उसमें अपोजिट, मान लीजिए पहले वर्कर था, अभी रिसेंट में जैसे हुआ है मेरा, इधर अपने पापा का यहाँ पर काम करते हैं, वो सिंपली पहले वर्कर था। अब उसको कंपनी बोली कि ठीक है फॉरमैन इंचार्ज का जिम्मेदारी ले लो, पर सैलरी नहीं बढ़ा गया। अब उसको पोस्ट अलग गया, तो क्या अब सूट बूट में वो, अब वर्कर था, अब सूट बूट बढ़िया पहन के जाता है, और सब कुछ को सलाम साहब करके ठोकता है, ठीक है, उसको सबको प्रणाम साहब, अब तब सब सलाम साहब बोला पड़े भाई, सीनियर चला गया तो, ठीक है। मेरे पापा को भी ये पोस्ट मिला था, पर मेरे पापा ये रिजेक्ट कर दिए, बोले नहीं हम वर्कर में ही ठीक रहेंगे। हम पापा को पूछे कि ऐसा क्यों, अच्छा है ना कि वहाँ पर आपको सब कुछ सैल्यूट करेगा, आपको मतलब आपको अच्छा लगेगा, सबको गुड मॉर्निंग इवनिंग विश करेगा, बोला नहीं रे, पापा को बोले नहीं, तो अगर तुम सीनियर पोस्ट उठाया, ठीक है, अगर तुम फॉरमैन का पोस्ट उठाया, इट मीन कि तुम ऑफिसर ग्रेड में चला गया, ऑफिसर ग्रेड में जाएगा और तुमको सैलरी तो बढ़ा नहीं रहा है। अब सैलरी बढ़ाने तो होता क्या है कि ना, जिम्मेदारी, अगर प्लांट बंद हो गया तो तुमको अच्छा से बैठा के पूछा जाएगा, पूरा जिम्मेदारी आ जाएगा, बहुत भयंकर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। और वर्कर में क्या है भाई, 8 घंटा मेरा काम पूरा हुआ, चल दिए उठा करके, समझो आप जो आएगा, ठीक है। तो अब जिम्मेदारी तब लेने में अच्छा लगेगा ना कि जब पैसा भी मिले। वर्कर लोग अल्टीमेटली पैसा ही देखता है, ठीक है। तो ये था बच्चों स्टेटस। स्टेटस कैसे, जैसे कि क्या, प्रोवाइडिंग प्राइवेट ऑफिस और कंपनी कार और प्रेस्टिजियस जॉब टाइटल, ठीक है। बहुत बार होता है कि
किसी को स्टेटस देने के मतलब उसको मान सम्मान के क्या करेंगे भाई, उसको आप उसको अपना एक कैबिन स्पेशली दे दीजिए, ठीक है। ये बाहर वो पड़पड़गंज वाला क्या था मामला लीगल है, में देखे ना, उसको चेम्बर मिलता है खाली, सुजाता नाम क्या नाम रहता है उस वकील का, वो कितना खुश हो जाती है। तो इसी प्रकार से, ठीक है, कोई वर्कर है भाई, उसको लाने ले जाने के लिए मान लीजिए भाई दिक्कत हो रहा है किसी का, भाई वर्कर है, कार नहीं है, उसके लिए स्पेशली कार भेज दिया गया भाई कि तुम बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय है, तुम्हारा प्रेजेंट होना यहाँ पर जरूरी है ऑफिस में, एक काम करो तुमको अब स्पेशली कार लेने और जाने आएगा, ठीक है। सीनियर जनरली कार सीनियर लोग को जाता है, वर्कर लोग को नहीं मिलता है, कभी कभार वर्कर लोग को भी मिल जाए, ठीक है। तो ये सब है बच्चों स्टेटस बोलने का मतलब। अब ये इंसेंटिव प्लान, अब इंसेंटिव प्लान में क्या क्या है, अब ये इंसेंटिव प्लान में बहुत सारा प्लान है। आपका टेलर का है जिसको हम लोग पीस रेट सिस्टम के आधार में मिलता है, इसमें क्या वो मेनली इफिशिएंसी देखता था। टेलर का डिफरेंशिएट पीस रेट सिस्टम है, इसमें आपको इतना बस आइडिया होगा कि भाई जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा आपको, उतना आपका इंसेंटिव रहेगा, सीधा टेलर यही बोलता है। पीस वाइज पे है तो ज्यादा प्रोडक्शन तो ज्यादा सैलरी, कम प्रोडक्शन तो कम सैलरी, ठीक है। मतलब जो इंसेंटिव है, बार बार सैलरी बोल रहे हैं यहाँ पर इंसेंटिव, ठीक। तो ये क्या है, टेलर का जो क्या आपका पीस रेट सिस्टम के आधार पर देता है, यानी इफिशियंसी को चेक करता है, लो इफिशियंसी रहेगा तो लो रेट, हाई इफिशियंसी रहेगा तो हाई रेट। और मैं ये टेलर का हो गया। अब इसमें देखिए बहुत सारा हम लिख रखे हैं, पर जो दो इंपॉर्टेंट है बता देंगे। एक तो आपका देखिए टेलर का था तो टेलर का बता दिए, दो जो और इंपॉर्टेंट है वो अभी तक नहीं पता है। एक आपका अभी तक क्या है, मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब देखिए ये बस आपका मॉडिफाइड वर्जन है आपका टेलर का, ये जो मैरिक्स का है ना, ये टेलर का बस थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें टेलर जो थे दो स्लैब बनाए थे, ये क्या आपको 3 स्लैब बना दिए, ठीक है। तो इंक्रीज ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ऑफ इफिशियंसी, उसमें क्या सिंपली दो था ना, मान लीजिए जैसे जैसे उनमें ऐसा था कि भाई 90% से कम, 90% है टेलर का बता रहे हैं, मान लीजिए 90% है तो 90% से एक कम और 90% से ज्यादा, इस टाइप से, ठीक है। अब देखो वर्कर किस में आता है, ये 90% है तो दो स्लैब था भाई, एक कम वाला और ज्यादा वाला। अब यहाँ 3 स्लैब है, वो एग्जैक्ट स्लैब तुमको याद नहीं है तो मान लीजिए ऐसा स्लैब है भाई, एक 80% तक, 80 से 90% तक, और 90 से फिर 100% तक, इस तरह तो 3 स्लैब बन गया, 1 2 3 करना है। तो किसका था वो, मैरिक्स का था। तो क्या याद रखना आपको, मैरिक्स जो है आपका टेलर का एडवांस रूप है, बस वहां पर 3 स्लैब है, 3 पीस रेट है, क्लियर। यहाँ देखिए 3 स्लैब सिस्टम, ठीक है, 3 पीस रेट सिस्टम मैरिक्स में याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम ही है। हैस्ले प्रीमियम प्लान, इसमें क्या है, वर्कर रिसीव गारंटीड वेजेस, भाई क्यों, तुम्हारा जो सैलरी है वो गारंटीड रहेगा, और बोनस तुमको तो तुम काम करने में जो समय बचाएगा उसमें बोनस फॉर टाइम से, द बेनिफिट ऑफ द टाइम से शेयर बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कर बिटवीन द 50-50 रेशियो। इसलिए इसलिए जो बोनस का फॉर्मूला क्या है आपका, 50% ऑफ टाइम सेव इनटू आवर रेट, ठीक है। जो भी टाइम है, जैसे टाइम है मतलब बोलने का मतलब, मान लीजिए कोई काम दिया गया, ठीक है, उसको काम दिया गया भाई कितना का, वो काम उसको बोला भाई इसको तुमको 10 घंटा में पूरा करना है। अब मान लीजिए उसको 8 घंटा में पूरा कर दिया, तो जो 2 घंटा जो एक्स्ट्रा काम पहले कर दिया ना वो, तो ये जो टाइम वो सेव किया उसके हिसाब से उसको 50% का बोनस मिलता, ठीक है। 50% इंटू टाइम सेव, समझ में। ये हैशले का था। तो टोटल अर्निंग कितना हो जाएगा, टाइम टेकन इनटू रेट प्लस बोनस। तो याद रखिए क्या, ये आपका टाइम से 50% शेयरिंग, वर्कर फ्रेंडली फ्रेंडली प्लान। तो हैसले में आपको याद रखना है क्या कि भाई जितना टाइम सेव किया गया है उसके पे आपको 50% का आपको इंसेंटिव मिल रहा है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो बोनस का फॉर्मूला क्या बच्चों, देखिए बोनस का फॉर्मूला ये रहा, 50% इंटू टाइम सेव इंटू आवर्ली रेट, उसको 1 घंटा में जो मिलता है उस पर वो पैसा उतना मिल रहा है, ठीक। तो ये था। फिर क्या है, रोमन्स प्रीमियम प्लान। अब देखिए अब दूसरा ये इंपॉर्टेंट है आपका, एक और 3 बहुत इंपॉर्टेंट था, टेलर का, आपका हैशले का, और एक है आपका रोवन का। अब रोवन क्या बोलता है, बोनस इज पेड इन प्रोपोर्शन टू टाइम सेव, एज इफिशिएंसी इंक्रीज द बोनस इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, बोनस के यहाँ पर वो फॉर्म, देखिए यहाँ उनका इनका वाला में क्या दिक्कत था ना, हैसले में क्या दिक्कत था कि मान लीजिए उसको 10 घंटा का काम था, ठीक है, वो 8 घंटा में खत्म किया, अब 2 घंटा के लिए अब उसको बोनस मिल रहा है। ठीक है, अब आपको लग रहा है अच्छा है, नहीं इसमें दिक्कत है। दिक्कत ये है कि 10 घंटा का काम है, ठीक है, अब 10 घंटा का कब उसको अलॉट की है तो भाई कुछ सोच के अलॉट की होगी ना कि उस काम में उसको 10 घंटा लगेगा, वरना उसको 8 घंटा ही नहीं मिलता काम करने के लिए। अब 10 घंटा उसको दिया गया तो मान के चला था भाई कि उसको काम को 8 घंटा करने में लगेगा। अब वर्कर सिर्फ बोनस पाने के चक्कर में 8 घंटा में उसको खत्म करने की कोशिश करे, इट मीन वो क्वालिटी खराब करेगा उस प्रोडक्ट का, अरे कि नहीं। अब उसको क्या करेगा, वो जल्दबाजी में बनाएगा, अब जल्दबाजी में बनाया तो क्वालिटी आपका डिक्रीज कर जाएगा। इसी को काउंटर करते हुए फिर कौन है आपका, रोवंस, क्या नाम इनका, रोवंस प्लान, समझ में आया? तो ये वही करते हैं, ठीक है। इसमें बोनस कैसे मिलता है, देखिए टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, ठीक है, टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू आवरली रेट।
तो ये है आपका बोनस का फॉर्मूला। और टोटल अर्निंग्स को टाइम टेकन इनटू रेट प्लस बोनस, तो ये इसी को रखिए बोनस को, समझ में? तो इस तरह से उनका में बोनस निकलता है, ठीक है। ऐसे देखिए टाइम सेव बाय टाइम, याद रखिएगा इसको, फिर इनटू जो टाइम टेकन है सो, इनटू जो जो भी जो उसका आवरली रेट है सो, ठीक। ठीक है, एक है आपका गैंट टास्क एंड बोनस प्लान। अब गैंट टास्क क्या है? वर्कर आर गारंटेड मिनिमम वेजेस, दोज हु कंप्लीट द टास्क विद इन द स्टैंडर्ड टाइम रिसीव एडिशनल बोनस। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम रेट एंड इंसेंटिव सिस्टम। अब ये क्या दो का सिस्टम है, ठीक है। इसमें जो आपको कीवर्ड याद रखना है बस ये कि मिनिमम वेजेस प्लस बोनस या टाइम रेट बोलिए चाहे इंसेंटिव, ये याद रखिएगा। बोनस और आपका इंसेंटिव तो दोनों को मिला के बना हुआ है, ठीक है। ऊपर रेस्ट पढ़े तो गैंग टास्क और एंड बोनस प्लान में क्या है भाई, ये दो चीज को मिला के बना है। ये टाइम रेट और इंसेंटिव प्लान का जो कॉम्बिनेशन है, टाइम रेट सिस्टम और इंसेंटिव सिस्टम, तो जब इसको जोड़ा जाए तो मिनिमम वेजेस के बाद, मिनिमम वेज लेने के बाद आपका ये बोनस, टाइम रेट, फिर बोलिए उसका इंसेंटिव, इन सबको मिला करके, ठीक है। तो इसको बस याद रखेगा क्या, आपको जो याद रखने की जरूरत है वो क्या आपका ये वाला पार्ट जो अधिकतर इंपॉर्टेंट है, ये इट कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम रेट सिस्टम एंड इंसेंटिव प्लान, ठीक है। दोज हु कंप्लीट द टास्क विद इन द स्टैंडर्ड टाइम रिसीव एडिशनल बोनस, तो वो सेम चीज है, ठीक। जो समय से पहले काम कर देगा उसको क्या एडिशनल बोनस मिलेगा, और वो इस आधार पे है। फिर क्या है इमर्सन इफिशिएंसी प्लान। अब इमर्सन का इफिशिएंसी प्लान क्या था? बोनस इज पेड ओनली आफ्टर अचीविंग द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड इफिशिएंसी लेवल। अब इनका थोड़े स्ट्रिक्ट थे कि भाई एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को अचीव करोगे तभी बोनस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। आफ्टर रीचिंग द स्टैंडर्ड लेवल बोनस इंक्रीज ग्रेजुअली विद इफिशिएंसी। तो इनका में सिंपल सा भाई कि अगर एक सडन लेवल सेट किया गया है कि आपको 95% क्रॉस करना ही पड़ेगा तभी आपको बोनस मिलेगा, या तो फिर बोनस नहीं मिलेगा, सीधा सा लॉजिक था। बोनस इज पेड, देखिए यहाँ पर बोनस इज पेड ओनली आफ्टर अचीविंग द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड इफिशिएंसी लेवल। जो भी टारगेट वो सेट किया, मान लीजिए वो सेट कर दिया भाई कि 80% आपको हर किसी को इफिशिएंसी अचीव करना है। 80% इफिशिएंसी बोलने का मतलब है कि 90% मान लीजिए हम आप लिख रखे हैं, और 90% इफिशिएंसी बोलने का मतलब मान लीजिए 100 का टारगेट है, तो दिन भर में कम से कम भाई उसको 90 से प्लस करना पड़ेगा, तभी ना वो 90% टच करेगा। 90 या 90 से प्लस तब उसको बोनस मिलेगा, और नहीं अचीव कर पाया तो बोनस नहीं मिलेगा, सिंपल सा। फिर क्या है बर्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान। अब देखिए ये क्या है आपका वेरिएबल कैलकुलेटर यूजिंग जियोमेट्रिक मीन ऑफ द टाइम अलाउड एंड टाइम टेकन, बस ये याद रखेगा इसमें। नो सेपरेट बोनस इज पेड, यहाँ सीधा क्या है आपका, आपका सीधा वेजेस दिया हुआ है, जियोमेट्रिक मीन ऑफ टाइम अलाउड एंड टाइम टेकन, सिंपल से ये, ठीक। एज इफिशिएंसी इंक्रीज वेजेस इंक्रीज एट द डिक्रीजिंग रेट, इस टाइप से। तो उतना डिटेल में देखा जरूरत नहीं, सिंपली याद रखेगा इसमें किसी प्रकार का नो सेपरेट बोनस इज पेड, और बर्थ रेट सिस्टम में क्या है आपका जियोमेट्रिक मीन की तरह, बस। तो ये था। तो इसमें से ना बच्चों, इसमें से तीन बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें जितना भी आपको बताया ना उसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका टेलर का, ठीक है, जो पी सेट सिस्टम का धारा मिलेगा। एक है आपका हैस्ले का, और एक है आपका रोवंस का, ये रोवंस का। इस तीन को ज्यादा ध्यान में रखिएगा। तो वो तो इंडिविजुअल वर्कर के हिसाब से हो गया। और दूसरा क्या आपका ग्रुप इंसेंटिव प्लान। अब ग्रुप इंसेंटिव प्लान तो भाई कलेक्टिव एफर्ट ऑफ टीम के आधार पर मिलता है। तो बताया जो जैसे कोई लिमिट सेट कर दी कि पूरा टारगेट को अचीव करना है, ज्यादा अचीव कर लोगे तो फिर बोनस लेबर जो भी मिलना हो सब मिलता है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर देखिए फ्रेंड बेनिफिट्स। फ्रेंड बेनिफिट्स का दूसरा नाम क्या है? इनडायरेक्ट कंपनसेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय इन एडिशन टू देयर रेगुलर वेजेस और सैलरी टू इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी। मेनली क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिंज बेनिफिट जो है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पर्क्स, या बोलिए फिर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ये पर्क्स को बहुत बार क्या बोला था? परक्विजिटिव बोला जाता है, ठीक है, शॉर्ट में परक्विजिटिव बोलते हैं। अनलाइक द इंसेंटिव, इंसेंटिव क्या था? अनलाइक द इंसेंटिव दे आर यूजुअली नॉट लिंक्ड टू इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बट आर गिवन ऑल एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर मेंबरशिप। अंदर समझ में आया? देखिए इंसेंटिव जो था, इंसेंटिव क्या था भाई? परफॉर्मेंस के आधार पे था। आपका परफॉर्मेंस ज्यादा तो ज्यादा इंसेंटिव, कम तो कम इंसेंटिव। फ्रिंज बेनिफिट या बोलिए परक्विजिट किसके आधार पे है? परक्विजिट आपका परफॉर्मेंस आधार पे नहीं है, बस ये मेंबरशिप के आधार पे। तुम कंपनी का हिस्सा है ना, ठीक, तुमको ये चीज मिलेगा, नहीं है नहीं मिलेगा, सीधा सीधा लॉजिक है, ठीक है। तो ये है। अब इसमें आता क्या है? इसमें याद रखिए क्या, इसमें सारा आपका सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आ जाता है, ठीक है। ये वाला पार्ट देखिए, इसको अच्छा से देखिएगा। ये टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये वाला लाइन, एंड प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी।
सोशल सिक्योरिटी बोलने का मतलब है सारा का सारा रिटायरमेंट बेनिफिट, सारा का सारा आपका रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। यानी कि जिंदगी को सुधारने के लिए और फ्यूचर का अच्छा भविष्य के लिए मेनली फोकस करता है आपका फ्रिंज बेनिफिट्स, ठीक। अब इसमें क्या क्या था सो देखिए, टाइप्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स, बेनिफिट्स कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर पर्पस। पहला क्या है, एक है स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी यानी कि जो लीगल है, कंपलसरी है, ये आपको देना ही पड़ेगा हर वर्कर को, आपका मर्जी नहीं चलेगा वहाँ। मान लीजिए कंपनी है कोई, तो कंपनी को अपना वो सारा चीज जो आपका जो लीगल बेनिफिट्स है वो आपको हर वर्कर को देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्या क्या, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड आपका जनरली रेगुलेट किसके, आपका प्रोविडेंट फंड एक्ट के तहत, ठीक है। ये हम लोग जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ कुछ पैसा हर महीने, जनरली अगर सरकारी कंपनी तो 12% आपका सैलरी से काट के दे देगी। ऐसा नहीं कि हमेशा 12% ही, पर जनरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 12% तक की छूट रखती है टैक्स पे, तो हर कंपनी लगभग लगभग 12% ही देती है। 12% आपका कंपनी की तरफ से रहेगा, 12% आपका सैलरी से कटेगा, समझ में। तो प्रोविडेंट फंड वो होता है, ये कब आपको मिलेगा, रिटायरमेंट समय में। देखिए एक एम्प्लॉय के लिए जो उसको बहुत मोटा पैसा मिलता है रिटायरमेंट के बाद, बहुत ही ज्यादा मोटा पैसा, वो क्या है, आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा, ठीक है। प्रोविडेंट फंड जनरली सरकारी कंपनी सब में मिलता है, और किसी भी कंपनी में 20 से ज्यादा एम्प्लॉय अगर काम कर रहा हो, देखिए अब लॉ अगर चेंज ना हुआ हो, जहां तक हम लास्ट टाइम पढ़े थे, तो 20 या 20 से अधिक एम्प्लॉय कहीं भी काम कर रहा होगा, तो वहां पर फिर प्रोविडेंट फंड का जो एक्ट है वो ऑटोमेटिक लागू हो जाता है। और एक बार जो अकाउंट खुला प्रोविडेंट फंड पीएफ अकाउंट, एक बार जब खुला तो वही आपका जिंदगी भर चलेगा। अगर आप नौकरी छोड़ते भी हैं, मान लीजिए आप ए का जहाँ जॉब कर रहे थे, कोई एक कंपनी आपका ए था, वहां जॉब करके आप कंपनी बी में गए, ठीक है, कंपनी बी में गए, तो आपका सेम वही प्रोविडेंट फंड का अकाउंट आपका कंपनी बी में ट्रांसफर हो जाएगा, उतना ही पैसा के साथ, ठीक है, उतना ही पैसा के साथ वो ट्रांसफर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आपको जानने का जरूरत है प्रोविडेंट फंड के बारे में, बच्चों जितना हो सके प्रोविडेंट फंड का पैसा कभी निकालिएगा नहीं। अगर आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर आपका प्रोविडेंट फंड निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पर किसी का चले कोई निकाल भी लेता है। प्राइवेट कंपनी तभी प्रोविडेंट फंड का पैसा नहीं निकालिएगा, ठीक है। आपका हालांकि वहां पर आपका ईपीएफ कटेगा, आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की तरफ कटेगा, दोनों सेम ही रहता है, टेंशन मत लीजिए। प्रोविडेंट फंड जो सरकारी कंपनी में कटे, चाहे आपका ईपीएफ, जहाँ पर आप खुद से अकाउंट खुलवा भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्यों ना निकालना चाहिए। देखिए प्रोविडेंट फंड के साथ एक अच्छा चीज ये है ना, ये देखिए ये धीरे धीरे आपको जितना कमाते रहेगा उसके साथ साथ कटता है वो धीरे धीरे, पर एक समय जब वो अच्छा खासा मोटा पैसा हो जाएगा ना, मान लीजिए 10 लाख ही हो गया आपका, आप 10 साल तक काम किए, 20 साल तक काम किए, या हर महीना महीना हर साल आपका प्रोविडेंट फंड कटा, और किसी तरह करके आप अपना जिंदगी का 20 साल खट दिए, आपको 40 साल तक नौकरी करना होता है, आपको आइडिया होगा। अगर आप 18 साल में ज्वाइन करते हैं तो फिर 42 साल का, अगर 20 साल में नौकरी ज्वाइन करते हैं तो 40 साल का। ऐसा नहीं कि हमेशा 60 साल तक ही नौकरी सब रहता है, ऐसा मत सोचिएगा कि हमेशा 60 साल का। डिपेंड करता है कि आपका आपका जॉब किस प्रकार का। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट के काम कर रहे हैं तो वहां पर 65 साल तक आपका रिटायरमेंट का डेट है, परसेंट लिख दिया सॉरी, 65 साल तक आपका रिटायरमेंट का डेट है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड का पैसा ऐसा निकालना चाहिए ना कि इससे जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है उसमें, वो ज्यादा खतरनाक चीज है वहां पर। और ये लगभग लगभग हमेशा 7% आता ही है, ठीक है। बैंक भी आपको 7% नहीं देगा, बैंक भी आपको लगभग 6% ही देता है, ठीक है। 7% देता है सीनियर सिटीजन लोग को, थोड़ा सा तो बढ़ा करके 7% दे रहा है प्रोविडेंट फंड, बहुत दे रहा है। उसमें भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे देता है, ठीक है। ग्रेजुएटी क्या होता है, अ लमसम पे टू एम्प्लॉय आफ्टर 5 years सर्विस, केवल केवल 5 ईयर पर नहीं, 5 साल कर रहे हैं तो नहीं, ये 5 साल क्या है ना, वो ग्रेजुएटी एक्ट से आया है, एक लॉ है ग्रेजुएटी एक्ट। कोई भी एम्प्लॉय अगर 5 साल तक खट दिया तो उसको आपको ग्रेजुएटी देना पड़ेगा। ग्रेजुएटी होता क्या है, ग्रेजुएटी जनरली ना एक प्रकार इस तरह का तर्क समझिए कि कोई भी ये याद रखिएगा, ग्रेजुएटी भी आपको बिना रिटायरमेंट से पहले नहीं मिलेगा। हाँ मर जाएगा तब मिल जाएगा, वो अलग बात है। आपको मर जाने पे वो अलग चीज है, वो मिल जाएगा आपका जो बेटा बेटी होगा उनको अलग बात है। पर अगर आप जिंदा रहे बात कीजिए तो जिंदा रहने पे आपको ग्रेजुएटी से रिटायरमेंट पे ही मिलेगा, चाहे प्रोविडेंट फंड हो चाहे ग्रेजुएटी हो, सब आपको रिटायरमेंट पे मिलता है। अब ग्रेजुएटी का सीधा लॉजिक ये है कि मान लीजिए कोई वर्कर था, वो भाई अपना जिंदगी का, मान लीजिए 18 साल में स्टार्ट कर दिया अपना नौकरी वहां पर, अब वो जिंदगी का अपना 42 साल दिया उस कंपनी को, दिया कि नहीं, तो भाई कंपनी को लगा कि आप अपना जिंदगी का उतना कीमती समय जो जवानी होता है पूरा वो हम लोग पे दिए, 42 साल अपना सर्विस है, तो उसी खुशी में एक प्रकार से समझिए आपको कंपनी जो है आपको ग्रेजुएटी प्रोवाइड करती है, ये ठीक है, एक प्रकार से। तो ये था बच्चों, ठीक है। अब ये एक प्रकार का लॉ भी है ग्रेजुएटी एक्ट। अब ये देखिए लॉ बन गया तो भाई पैसा तो पे करना ही पड़ेगा, पर जनरली कंपनी लोग को लॉजिक ही दिया जाता है कि उतना साल कंपनी में सर्विस देने के लिए आपको ये पैसा मिल रहा है। 5 साल कोई भी खर्च दिया तो फिर ग्रेजुएटी देना कंपलसरी है, ठीक। अब ये मत सोच लीजिएगा कि सर अब जो हम बोलेंगे कि वो लोग अपना ग्रेटिट्यूड की तरफ दिखा रहा है कंपनी,
अपना मतलब समझिए आभार प्रकट कर रहा है, ये बोला जाता है ऐसा। पर लॉ भी बना हुआ है कि अगर कोई कंपनी 5 साल खट तो फिर ग्रेजुएटी देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि इसमें कोई लॉ है नहीं, लॉ भी है, इसमें भी लॉ है, इसमें भी लॉ है। फिर क्या देखिए ये ESIC, ये क्या मेडिकल बेनिफिट फॉर वर्कर अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये भी होता है। बहुत कोई सरकारी कंपनी में क्या होता है, इंश्योरेंस भी दिया जाता है। ठीक है, फिर सिक्योरिटी एंड हेल्थ बेनिफिट्स, बहुत बार हेल्थ बेनिफिट, सिक्योरिटी हेल्थ बेनिफिट मिलता है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, बहुत कुछ देता है। ठीक है, पर बहुत बार देखिए, बहुत बार क्या होता है, फैसिलिटी भी मिलता है, रिक्विजिट में फैसिलिटी, जैसे क्या कैंटीन फैसिलिटी। अब कैंटीन फैसिलिटी में क्या मिलता है, सब्सिडाइज फ्री मील्स और वर्क प्लेस कैंटीन। खासकर देखिए जो आर्मी में काम करता है, देखिए उन लोगों का देखिए कैंटीन, उन लोगों को बहुत सस्ता सामान मिलता है। आपको मार्केट में जो चीज़ अगर 10 मिलेगा ना, तो वहाँ पर ऑब्वियस तो बहुत कम रेट में मिल जाएगा, वो चीज़ बहुत कम में मिलेगा। ठीक है, और दारू वारू तो भाई बहुत सस्ता मिलता है आर्मी में। ठीक है, तो कैंटीन फैसिलिटी बोलने का मतलब क्या है कि कैंटीन फैसिलिटी जो है वहाँ पर आपको सब्सिडाइज रेट में मिलेगा। ठीक है, सस्ता में मिलेगा सामान। फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलता है भाई, आने जाने के लिए बस या कार। फिर हाउसिंग जो मिलता है सो तो है। ठीक, तो ये था बच्चों कुछ कुछ। तो ये देखिए डिफरेंस दोनों में दिया हुआ है, इंसेंटिव और फ्रिंज बेनिफिट्स में। इंसेंटिव क्या है, परफॉर्मेंस के आधार पे। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या है, यानी कि परफॉर्मेंस क्या है भाई, वो सीधा आप मेंबरशिप है आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप अच्छा काम कीजिएगा तभी मिलेगा, नहीं, आप कंपनी के मेंबर है ना, आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आपको वो मिलेगा। पर्पस क्या है, ऑब्वियस भाई इंसेंटिव आपका प्रोडक्टिविटी पर्पस के लिए, फिर जितना ज़्यादा हो सके उतना काम कराने के लिए। और ये तो भाई आपका जिंदगी अच्छा रहे इसलिए है, वेल आपका रिटायरमेंट बेनिफिट अच्छा रहे, फ्यूचर आपका अच्छा रहे, प्रेजेंट आपका अच्छा रहे, इसलिए ये जनरली मोस्टली मॉनिटरी होता है। और ये मोस्टली नॉन मॉनिटरी और इनडायरेक्ट, कुछ जरूरी नहीं कि हमेशा ये नॉन मॉनिटरी हो, डिपेंड करता है सिनेरियो के हिसाब से। ठीक है, और देखा जाता है प्रकार से मॉनिटरी है। देखिए अब सब्सिडी के तौर पर सामान मिल रहा है, 10,000 का सामान अगर आपको 5,000 मिल रहा है, तो एक प्रकार से वो तो मॉनिटरी बेनिफिट हुआ ना। तो लेकिन अब ऐसे कैटेगराइज किया गया तो क्या बोलेगा, जो बुक में किया गया तो आपको बता रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब अलग अलग प्रकार का नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स, यानी कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव आपको आप सुने होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे, साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल नीड्स जो मिलता है। ठीक है, ये आपका मैस्लो का हायरार्की थ्योरी को फॉलो करते हुए आता है। जैसे आपका स्टेटस बता ही दिए थे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, अच्छा क्लाइमेट प्रोवाइड करना एम्प्लॉय लोगों को, काम करने में अच्छा लगे। कैरियर एडवांस यानी कि प्रमोशन दो, स्किल डेवलपमेंट कराओ, उससे क्या वो लोग को अच्छा लगता है। ठीक है, जॉब इनरिचमेंट क्या होता है, जॉब इनरिचमेंट, जॉब इनलार्जमेंट, इसका मेरे पास एक सेपरेट वीडियो है मेरा, उसमें अगर डिटेल में देखिए, वहाँ पर हम एकदम डिटेल में बताएं, आपको वहाँ पर अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर हम केवल एक लाइन में समझाने में बहुत दिक्कत है, वहाँ पर आप डिटेल में देख लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, छोटा सा ही वीडियो है, पर आपको पूरा क्लैरिटी के साथ समझ आएगा। जॉब सिक्योरिटी भाई परमानेंट वर्कर कर देना। ठीक है, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन क्या होता है वो बता दिए भाई, एम्प्लॉय ऑफ द अवार्ड को सर्टिफिकेट देना, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन भी जारी होता है। तो ये सब था बच्चों, तो एग्जाम्पल है और कुछ है नहीं। ठीक, तो ये था आपका जो आपको सीखने को मिला होगा। आपका वेजेस किसको बोलते हैं, साथ ही साथ सैलरी भी समझ आ जाएगा, इंसेंटिव, फ्रिंज बेनिफिट्स को लोग क्या पर्क्स या फिर बहुत बार परक्विजिट भी बोलते हैं। ठीक, तो आई होप आप कुछ सीखे होंगे। तो बच्चों इसमें इतना ही, धन्यवाद।